सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। शौकत बस्सा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बस्सा साहब, गुफ्तगू हम एक माजी की सियासत की शहादत पर कर रहे थे, लेकिन आज 7 जवानों की खबर भी आ गई कि वतन के लिए 7 जो जवान हैं, जो सपूत हैं, उन्होंने अपनी जान का नजराना दे दिया। बड़ा ये दिल गिरफ्ता होता है इस किस्म की जब खबरें आती हैं कि एक तो दूर दराज की चेक पोस्टें हैं जहाँ पर इंसानों का वहाँ रहना ही इतना मुश्किल होता है, और उसके बाद इस किस्म की अगर जब खबरें सामने आएँ तो बड़ा दिल गिरफ्ता होता है। क्या कहेंगे आप? दसर भाई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक शहीदों को जन्नत में जगह दे, उनके वर्सा को सब्र दे। मैं उन माओं को पूरी कौम की जानिब से सलाम पेश करता हूँ। उन माओं पे फ़ख्र है पूरी कौम को जिन्होंने इन शहीदों को जन्म दिया। और यही बात हम पहले कर रहे थे कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को जिस तरह शहीद किया गया, ये हमारी एक लंबी दास्तान है। हमारी अफवाज पाकिस्तान, पुलिस, सिविलियंस, वो तकरीबन कुछ नहीं तो हम लोग तो 1.5-2 लाख के करीब लाशें उठा चुके हैं अपने उन शहीदों की। लेकिन हमारा खुदा पे यकीन है कि शहीद हमेशा ज़िंदा होता है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिशी हैं उनका मुंह काला होगा, चूँकि हमारी अफवाज पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है जो अपना तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है, जो अपने पाकिस्तान के बॉर्डर्स को महफूज करना जानती है। हमने जो आप देख लीजिए, जो आज से 6 माह कबल ही, ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा कि किस तरह की बम ब्लास्ट होते थे, किस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती थी। मैं आज लाहौर में बैठा हूँ, दाता की नगरी तक महफूज नहीं थी। लेकिन आज इन्हीं जवानों की वजह से और इसी पाक फौज की वजह से आज हम ये महसूस करते हैं कि ये जो ज़रबे अज़ब ऑपरेशन से लेकर रद्दुल फसाद तक उसकी कामयाबियों, और अब भी कॉम्बिंग ऑपरेशन उसी तरह के बरकरार हैं जिसमें कामयाबियां हो रही हैं। इस वक्त हमें मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया अवान साहब आपके वक्त का। अफसोसनाक ये वाक़या हरनाई में पेश आया, 7 जवानों की शहादत की खबर आ रही है। सर, ये बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी, अब पहले हम खैबर पख्तूनख्वा में रोज़ाना की बुनियाद पर यह खबरें सुनते थे, फिर 2014 के ऑपरेशन से लेकर अब तक बड़ी सुकून, बहुत बेहतरी की खबरें सामने आई। अब बलूचिस्तान टारगेट है और शदीद तरीके से ये टारगेट हो रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान में अब किसी न किसी तरह से तरक्की के जब सफ़र शुरू होने लगता है तो वहीं पर आए दिन इस तरह के मामलात हो रहे हैं। सर, क्या कहेंगे आप? मुदस्सिर, थैंक यू वेरी मच। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये इंसर्जेंसी नहीं है, ये चंद हायर्ड लोग हैं जो दहशतगर्दी के लिए टूल हैं, जो आलाकार बने हुए हैं दुश्मन के हाथों में। तो ये मैं इसको इंसर्जेंसी नहीं समझता, ये लिमिटेड दहशतगर्दी है जो बैरूनी हाथ जिसको सपोर्ट कर रहे हैं। यकीनन इसमें पाकिस्तान के लोग मुलविस हैं, जो भी वो 10-15 साल से कर रहा है उसको एक्सपोज करके हमारी जो शहादतें थी उनको कॉम्प्लीमेंट कर दिया जो हम कह रहे थे। अब जब हमें पता है कि 66 दहशतगर्दी के अड्डे या कैंप मौजूद हैं जहां से ये दहशतगर्दी करवाई जा रही है, जब हमें ये भी पता है कि हिंदुस्तान कर रहा है, तो दो बातें रह गई हैं। एक बात ये है कि हम अपने इंटेलिजेंस अदारों को कैंटर करें, उनको गियर अप करें और अपना ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क पूरे इलाके में फैला दें कि जब भी कभी कोई असले की मूवमेंट हो या वो हो तो हमें इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अपने एरियल सर्वेलेंस के मीन्स को उनको एक्टिवेट करें, और जो बॉर्डर के अक्रॉस मूवमेंट हो रही है रात को, उस सारी को हमारे जो इंफ्रारेड कैमराज हैं और जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उनको इस्तेमाल करके उस मूवमेंट को रोकें। और लास्ट और बहुत जरूरी, जिसके बगैर ये काम नहीं रुकेगा, उस हाथ को तोड़ें जो हमारे बच्चों को शहीद कर रहे हैं। उस हाथ को जब तक हम नहीं तोड़ेंगे, जब तक इसका जवाब हम इसी तरीके, हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान में कल 10 लाशें गिरनी चाहिए। हमारे में ये सलाहियत थी और है, और इस सलाहियत को हमें बरूए कार लाना होगा। अगर अफगानिस्तान में बैठ के हो रहे हैं तो उन कैंप्स को स्ट्राइक करें, एरियल स्ट्राइक्स करें। उधर आप इसराइल का मॉडल देख लें, जब फलस्तीन से उनके ऊपर 2 रॉकेट फायर होते हैं, उनके 14 F-16 और F-15 उड़ते हैं और आके स्कूल के बच्चों को बमबारी करके और निहत्ते लोगों को मार के चले जाते हैं। इस तरीके से रियासतें अपने फिर तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। हमारे में सलाहियत है, उस हाथ को तोड़ने की जरूरत है
जो हमारे अंदर हमें ये जख्म दे रहा है। जब तक हम ये नहीं करेंगे, शिकायत से, कंप्लेंट से, तौसियत देने से दुनिया इस बात पे गौर नहीं करती। उनके और बहुत मफादात हैं और बहुत पसंद हैं, उनका वक्त कहीं और जाया हो रहा है या वो अपने इस तरफ नजर कर रहे हैं। उन्होंने ये आंख बंद की हुई है। अगर 80,000 शहादतों ने कश्मीर के लिए ये आंख नहीं खोली, अगर 800 बच्चों को अंधा करने वाले पैलेट गन्स के जुल्म ने उनकी आंख नहीं खोली, अगर 12,000 औरतों का रेप हो गया कश्मीर में, उस पर दुनिया की आंख नहीं खुली, तो हमारी 7 शहादतों से दुनिया की आंख नहीं खुलेगी। इस हाथ को हमने तोड़ना है। जितना जल्दी तोड़ेंगे इतना जल्दी हमें रिलीफ मिलेगा। अच्छा एजाज साहब, आप बड़ी एक अहम बात कर रहे हैं बे स्ट्राइक के हवाले से, लेकिन ये फ़लस्तीन को तो जिस तरह से इजराइल कर रहा है, पाकिस्तान तो फिर अपने इंटरनेशनल मुआहदों की वजह से भी ये चीज़ें बड़े पाकिस्तान पे कदगन है। तो फिर क्या तरीक़ाकार, वो तो मुमकिन ना हो पाए कि बॉर्डर क्रॉस करके वो लोग आते हैं, इस तरह की कार्रवाइयाँ, वहाँ पे कैंप हैं, वहाँ पर बेस कैंप्स बाकायदा तौर पर बने हुआ पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जो चाहे वो रॉ की सूरत में हो, चाहे वो नेक्सस NDS की सूरत में वहाँ बन के वो चला रहे हैं। तो उसका फिर और हुकूमत पाकिस्तान के लेवल पर आप क्या समझते हैं कि क्या तरीक़ाकार होना चाहिए? देखें, हुकूमत के लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ ना बेटा। बात देखें, जब अफगानिस्तान में बैठे हुए कुछ लोगों ने 9/11 किया, अमेरिका कहाँ आया उनको स्ट्राइक करने के लिए? क्या वो अपने साथ कोलिशन फोर्सेस लेके अफगानिस्तान में नहीं पहुंच गया था उन हाथों को तोड़ने के लिए जिन्होंने 9/11 किया था? वो अपनी उन ट्विन टावर्स में मरने वाले लोगों का बदला लेने के लिए यहाँ पहुंच गया। अफगानिस्तान की मिसाल मैंने आपको, पैलेस्टाइन की मिसाल मैंने आपको दी है। तुर्की के अंदर एक हुआ था, तुर्की गया और उसने जाके, तो जब तक आप अपनी सलाहियत का मुजाहरा नहीं करेंगे मेरे भाई, ये चीजें जबानी एहतजाज से नहीं रुकती, डिप्लोमेसी से सिर्फ नहीं रुकती। डिप्लोमेसी का वो जो तरीका है वो जारी रहना चाहिए, सियासी एहतजाज का तरीका जारी रहना चाहिए, फॉरेन ऑफिस के जरिए अपने मुद्दा को बयान करते रहना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि उसको बंद कर दें, वो भी जारी रहे, लेकिन उस हाल, मैंने डिफेंसिव मेजर्स की भी बात की, अपनी सरहदों को महफूज बनाएं, अपनी जो कैपेबिलिटी है करने वाली उसको बेहतर करें। इंटेलिजेंस एजेंसी जिस तरीके से अपना ह्यूमन इंटेलिजेंस का नेटवर्क बिछा सकती हैं मुल्क के अंदर ताकि स्ट्राइक से पहले हमें पता चल जाए, वो काम भी करते रहें। लेकिन ये सारे डिफेंसिव मेजर्स हैं। जब आपके घर में कोई पत्थर फेंक रहा हो, एक तरीका है आप अपनी चारदीवारी ऊंची करते चले जाएं। दूसरा तरीका यह है कि बाहर निकलें और उस हाथ को तोड़ें जो हाथ आपके घर में पत्थर फेंक रहा है। मैं कह रहा हूं इस काम को भी करना पड़ेगा, वरना ये बात रुकेगी नहीं। अगर मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि CIA इनकी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं, जिसकी एविडेंस हमारे पास मौजूद है कि ये लोग मुआवनकार हैं, रॉ की एविडेंस मौजूद है, रॉ का जवाब हिंदुस्तान को मिलना चाहिए। मौजूद है तो NDS का अफगानिस्तान को जवाब मिलना चाहिए। अगर वो कैंप हमें पता है कि कहाँ कहाँ पे हैं जहाँ से ये कार्रवाई हो रही है, तो वहाँ पे एरियल रेड करें, वहाँ पे ग्राउंड रेड करें, वहाँ पे जो कुछ आप कर सकते हैं उधर पहुंचकर ये कार्रवाई करें। क्योंकि जब तक आप एग्रेशन नहीं दिखाएंगे, दिफाई लड़ाई में कामयाबी नहीं मिलती। दिफा का एक अहम कंपोनेंट होता है एग्रेशन। जब तक वो एग्रेशन आप नहीं दिखाएंगे उन विजिबल हाथों के दरमियान, उन विजिबल हाथों तक आप नहीं, के पीछे कोई भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, बिल्कुल सही, लेकिन जिसकी एविडेंस मौजूद है उसको उसी तरीके का जवाब देंगे तो ये जुल्म रुकेगा। वरना हम अपने बच्चों की ये शहादतें और लाशें उठाते रहेंगे, और ये बहुत मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है। बिल्कुल, हमें ये हक है कि अगर किसी भी जगह से हमारे ऊपर अटैक हो रही है, किसी भी अड्डा बनाया गया है अफगानिस्तान में, 1, 2, 3, 5, अगर 60 भी हैं, तब भी हमें एक एक को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए और हमें इस सिलसिले में अपनी तमाम तर ताकत को इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमारे पास सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और जवाब देने की सलाहियत रखती हैं और यकीनन रखती हैं, और अगर वो दुश्मन के दांत खट्टे कर सकती हैं और यकीनन कर सकती हैं, तो उन्हें 1 मिनट के लिए भी
स्पेयर नहीं करना चाहिए। दुश्मन को जवाब मिलना चाहिए। जहाँ से ये कार्रवाई हुई है वहाँ पर उसको अगर जवाब नहीं मिलेगा तो वो ये समझेगा कि यार ये तो डरे हुए हैं, इनका क्या है, हम जब जाएंगे जाकर इनके बच्चों को मार डालेंगे और इनके जवानों को हम शहीद कर देंगे और इनके मुहाफिजों को हम मार डालेंगे, फिर क्या है, उसके बाद दंडनाते फिरेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं जनरल साहब, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। हमारे सिक्योरिटी इदारों को एक एक अमल का हिसाब लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी कर रहा हो, रा कर रहा हो, अफगानिस्तान में अंदर बैठा हुआ कोई दहशतगर्द ग्रुप कर रहा हो, हमें उसको उसका जवाब मिलना चाहिए। जब तक किसी को उसका जवाब नहीं मिलेगा तब तक हम समझेंगे कि हमारी सिक्योरिटी से लापरवाही बरती जा रही है। एक सही। दूसरी बात यह है कि डोजियर हम पेश करते रहते हैं और उसका बहुत सारी दुनिया को खतूत लिखते रहते हैं, तो दुनिया ने आपको क्या रिस्पॉन्ड किया है, आपको क्या जवाब आया है दुनिया ने आपके साथ? अगर आपने इसका जवाब उसी तरह दिया होता, अगर उनके अड्डों को इसी तरह निशाना बनाया होता, दुनिया फिर आती यार आप क्या कर रहे हैं, तो फिर आप कहते भाई आप क्या कर रहे हैं, ये दुश्मन क्या कर रहा है, हमारा दुश्मन हमारे घरों को निशाना बना रहा है तो हम चुप करके बैठ जाएं और हम कहते हैं हम सिर्फ आपको डोजियर भेज दें, फिर आप एक और हमला कर दो दुश्मन, फिर हम आपको एक और डोजियर भेज दें, फिर एक दुश्मन और हमारे खिलाफ कार्रवाई करे, हम एक और डोजियर भेज दें। हम दुनिया को ठीक तौर पर बता भी नहीं रहे हैं, हम नहीं दुनिया को बता रहे हैं कि दुश्मन क्या कर रहा है, हम नहीं बता रहे हैं कि अच्छा आपने तो भेज दिए, तमाम तफसीलात भेज दी, तमाम आपने रिकॉर्ड भेज दिया, तमाम शवाहिद भेज दिए, उसके बाद आपका दुनिया ने क्या सुना? जब तक आप कार्रवाई नहीं करते हैं, जब डिटरेंट नहीं होगा तो दुश्मन आपके खिलाफ कार्रवाइयाँ करता रहेगा। होता क्या है, सिक्योरिटी इदारे क्या होते हैं? एक मुल्क की सिक्योरिटी का डिटरेंट होते हैं। ये क्यों है? हमारे पास जो बम हैं, जो हमारे पास तैयारे हैं, जो हमारे पास असला है, हमारे पास टैंक हैं, हमारे पास जवान हैं, हमारे पास फोर्सेज हैं और हमारे पास तीन दुनिया की आला सलाहियत की हामिल फोर्सेज हैं, तो हमारे लिए क्यों हैं? अगर हम पर हमला हो जाता है, हमारे 7 बच्चों को शहीद कर, तो अब तक तो दुश्मन के ये फौरी तौर पर जैसे मुनज़्ज़म अफवाज की जानिब से हमले थे और हमने उसका भरपूर किस्म का जवाब दिया, फिर उनका पायलट पकड़ा, जहाज़ गिराए, फिर वो पायलट जो है वो भी वापस करके पूरी दुनिया को बताया, दिखाया कि किस तरह से पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तान की सरहदों की, पाकिस्तान की आवाम की हिफाजत कर सकते हैं। वैसा ही एक गैर मुनज़्ज़म किस्म की अफवाज, ये गैर मुनज़्ज़म किस्म के ग्रोह जो मुनज़्ज़म होकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ घुसकर करने की कोशिश हो रही है, उनके खिलाफ भी वैसा भरपूर जवाब होना चाहिए। लगारी साहब आप भी यही बात कर रहे हैं, जनरल साहब भी यही बात कर रहे हैं कि ये फौरी तौर पर वैसा रद्द अमल होना चाहिए और इस रद्द अमल के बाद ही यकीनी तौर पर जब पूरी दुनिया ने पहले देखा था पिछले साल फरवरी में जब पाकिस्तान ने भारतीय जहाज़ गिराया, उस वक्त तो ऐसा ही अगर रद्द अमल होगा तो फिर पूरी दुनिया यकीनी तौर पर मुतवज्जह होगी। डोजियर पेश करना यकीनन बड़ा एक अहम काम है और होना चाहिए। साइड लाइन पे लगारी साहब आप भी फरमा रहे हैं, जनरल साहब भी ये बात कर रहे हैं, वो होना चाहिए, लेकिन बाकी जो काम करने का है वो भी होना चाहिए। बसरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बसरा साहब, ये जिंदा कौमें अपने आप का जवाब देकर बताती हैं कि शहीद भी जिंदा कौमों के लोग ही होते हैं, लेकिन उन शहादतों का बदला लेकर और उन शहादतों का बदले के तौर पर दुश्मन को बताकर और दुश्मन के पांव उखाड़ कर ही बताया जाता है कि यह होना बड़ा ज़रूरी है। जिम्मेदारी रियासत पर, हुकूमत पर मजीद बढ़ गई है। सर मुदस्सर मेजर जनरल एजाज ईवान साहब ने जो गुफ्तगू की है, जिन जज्बात का इजहार किया है, ये पूरी कौम की आवाज़ है, ये पूरे पाकिस्तान की तर्जमानी है। इसी तरह नज़ीर लगारी साहब ने, मैं समझता हूँ, दरिया को कूजे में बंद किया है, उनके एक हद इत्तेफाक है। मैं इस दूसरे करना चाहता हूँ, देखें हमारा जो दुश्मन है वो हमारे सामने है, हमें पता है कौन कर रहा है ये, वो CIA हो, वो रा हो, मुसाद हो, ख़ास तौर पे ये जो भारत है, ये जो मूजी जो दहशतगर्द है, जो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, जिसके मुंह को मुसलमानों का खून लगा हुआ है, उसकी सारी की सारी सियासत मुसलमान दुश्मनी और इस्लाम दुश्मनी पर है। असल इशू ये है कि हमें अपने घर के अंदर देखना है, हमें हमारे घर के अंदर जो मीर जाफ़र और मीर सादक हैं उनको ख़त्म करना है। असल इशू ये है कि वो लोग जो उनका आलाकार बनते हैं, आपका क्या ख्याल है कि ये जो कार्रवाई हुई है पाकिस्तान के अंदर, जो अभी हमारे 7 माओं के लख्ते जिगर जिन्होंने अपनी धरती माँ के लिए शहादत का जाम नोश किया है, इनको किसने शहीद किया है? ये हमारे घर के अंदर लोग हैं जो उनके पेरोल पर हैं,
जो यहाँ पर वतन दुश्मनी कर रहे हैं, वतन हराम खोरी कर रहे हैं, हमें उनको ढूंढना है। वो लोग मैं हमेशा ये कहता हूँ, जब भी किसी मुल्क को कमज़ोर करना होता है मुदस्सर, सबसे पहले उसकी अफवाज को कमज़ोर किया जाता है, उसकी अफवाज को निशाना बनाया जाता है। आज आप तमाम इस्लामी ममालिक को देख लें, आप मिस्र को देख लें, इराक को देख लें, शाम को देख लें, फ़लस्तीन को क्या हुआ? पहले वहाँ की अफवाज को तबाह किया गया, वहाँ अफवाज को निशाना बनाया गया, और उसके बाद उनके मुल्क में उनकी हिफाजत के लिए कुछ भी नहीं था, उन मुल्क को बेड़ा गर्क कर दिया गया। आज पूरी कौम को अपनी इस चुके अल्लाह के बाद हमारी हिफाजतों की जो सरहदों की हिफाजत है, हमारी अफवाज पाकिस्तान करते हैं, और उनके लोगों को टारगेट करना, पाकिस्तान को टारगेट करना है। और ये अरसा दराज से जो वर्ल्ड प्लान है, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, जो बलूचिस्तान को अलग करना है, कराची को अलग करना है, पाकिस्तान को कमज़ोर कर, ये सब उसी का हिस्सा है। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा मुदस्सर, हमारे अंदर जो लोग हैं जो आज वही एजेंडा लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान को कमज़ोर करना, पाकिस्तान की अफवाज को निशाना बनाना, ये एजेंडा इंतहाई ख़तरनाक है। आज जिन लोगों ने ये उनको टारगेट किया है, हमारी अफवाज पाकिस्तान के AFC के लोगों को, वो हमारे मीर और मीर जाफ़र और मीर सादक हैं। इंशाअल्लाह मुझे खुदा पे यकीन है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बना है, पाकिस्तान की धरती माँ के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए ये सब भी कुर्बान हो जाएंगे, तो मैं समझूंगी कि मुझसे कर्ज अदा नहीं हुआ। जो ये कौम का जज्बा है, ये जो कौम की हिम्मत है, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों के अंदर है, पाकिस्तानी कौम के अंदर है। लेकिन यही चीज ये जज्बा जो है, ये जज्बा ही लेकर जो है वो आज तक वतन की हिफाजत पर मामूर है। लेकिन लगारी साहब, इसी तरह से हमारे ही कुछ नौजवान हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चियां हैं, वो जब हम उन्हें देखते हैं कि किस तरह से वो एक बैरूनी एजेंडे को लेकर वो चल रहे हैं। सियासत का हक मिलना बड़ा ज़रूरी है, मुआशरत का हक मिलना बड़ा ज़रूरी है, समाजी हक मिलना बड़ा ज़रूरी है, ये रियासतों की जिम्मेदारियां हैं, मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप दुश्मन के हाथों में खेलते हुए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, तो उनको रोका जाना, उनको समझाया जाना, उनको फौरी तौर पर, चाहे वो जबर के साथ हो, कलम के साथ हो, प्यार के साथ हो, रोका जाना, वो भी बड़ा ज़रूरी है। जिस जानिब इशारा कर रहे हैं बसरा साहब के अंदर मीर जाफ़र और मीर सादिक बहुत हैं, जिसकी वजह से ये सूरत हाल आए दिनों में ये बनती रहती है। कोई ना कोई सहूलतकार अंदर होता है जो फिर इस किस्म के वाक़यात का मौजब बनता है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को भी रोका जाना बड़ा ज़रूरी है और उस पर भी काम करने की बड़ी अशद ज़रूरत है। देखें, मैं फिर अर्ज़ करता हूँ कि जोग्राफिया को पेश नज़र रखें। ये करीब इलाका है जहाँ पर ये टारगेट किया गया है। ये नॉर्थ वेस्ट ऑफ द क्वेटा है। ये यकीनन अफ़गानिस्तान से आने वाले लोग होंगे। पहली बात तो ये है कि मैं इसको जब तक के कोई तहकीक ना हो, जब तक के कोई हक़ाइक़ हमारे सामने ना आए, तब तक हम किसी को इसमें बरह रास्त अपने मुल्क में लोगों को मुलवस करने के बारे में कतईयत के साथ कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैं किसी को भी कोई शख्स, देखें, मैं कहता हूँ वाखान से तुफ्तान तक, जीवनी से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक, एक एक इंच ज़मीन और एक एक बाशिंदा वो पाकिस्तान का है और वो हमारा है। और हम उन तमाम को समझते हैं कि जिसके साथ अगर कोई अंडर प्रिविलेज हैं, अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए किसी सूरत में। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि आप अपने ही मुल्क में लोगों को मारना शुरू कर दें। ये इसकी इजाज़त कोई भी ना मुआशरा देता है, ना आपको रियासत देती है, ना कोई और देता है। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हम सारे का सारा उठाकर मकामी लोगों पर शिफ्ट कर देंगे, तो दुश्मन जो वारदात करता है वो अपने आप को महफूज समझ लेगा कि आपस की लड़ाई में आ गए हैं ये, और मैंने वारदात कर ली है, मैं वारदात करके भाग रहा हूँ और मैं ये बॉर्डर क्रॉस करके जा रहा हूँ, मुझे मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले, मुख्तलिफ सूबों के, मुख्तलिफ इलाकों के, मुख्तलिफ शहरों में, जो इस वक्त बाहर या सियासी पनाह में है या किसी और वजह से वो बाहर बैठे, वो ये तमाम बात सियासी मीडिया कर रहे हैं। सर, बहुत से लोग लिख रहे हैं
वो बाकायदा तौर पर जो पाकिस्तान को धमकियां देने वाले हैं उनसे मदद मांग रहे हैं। ये तमाम तर चीजें तो हैं मौजूद ना सर। मैं ये कह रहा हूं कि उनके साथ उनको रोका जाना, वो प्यार के साथ रोका जा सकता है, वो ताकत के साथ रोका जा सकता है। इन चीजों की जानिब भी देखा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लगारी साहब आपकी बात को सुनने वाले पाकिस्तान में लाखों करोड़ों लोग हैं। अगर खुदा न खास्ता आप कोई इस किस्म की बात करते हैं तो आपके फॉलोअर्स की तादाद लाखों हैं, उन चीजों को हकीकत तस्लीम करते हैं सर। नहीं, मैं ये कहता हूं कि मेरा कोई कंप्रोमाइज नहीं है पाकिस्तान के जोग्राफी के साथ और पाकिस्तान के मासस के साथ। अगर कोई ज्यादती करता है तो मेरे लिए वही दुश्मन है जिस तरह से कोई भी शख्स हो सकता है। ना तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के एक शख्स को नुकसान पहुंचे, ना पाकिस्तान के 1 इंच को कोई नुकसान पहुंचे। वो कोई भी करे, हम उसके साथ किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करते। ये पहली बात बिल्कुल क्लियर है। और दूसरी बात यह है कि एक दुश्मन है जो आपके खिलाफ कार्रवाइयाँ करता है, एक दुश्मन है जिसके खिलाफ, जो आपके खिलाफ आग भड़काता है, जो लाल किले पर खड़े होकर ये कहता है कि अगर तुम हमें इधर तंग करोगे तो हम उधर तंग करेंगे। हमने किसी को तंग नहीं किया है। पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी उन्होंने सबूत हमारे सामने आज तक इंडिया ने कोई एक चीज़ नहीं दी है कि पाकिस्तान उनके किसी काम में मुलविस है या किसी उसके खिलाफ किसी चीज़ में मुलविस है। लेकिन हमारे पास उसका ऐलान मौजूद है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर का लाल किले पर खड़े होकर ये ऐलान मौजूद है कि हम जाकर वहाँ पर ये करेंगे, बलूचिस्तान में ये करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि दुश्मन ने अपनी पोजीशन जाहिर कर दी है। अब हमने ये पोजीशन जाहिर की है, यानी अगर हम कन्वेंशनल थी तो हमने जाहिर की, वो जहाज़ लेकर आया, हमने उसको अंदर दाखिल नहीं होने दिया। अब ये पहुंचा ही था कि हमने निशाना बना दिया। हमने उसकी वो उसी सेक्टर में, उसी जगह पर, बॉर्डर के फौरन बाद, यानी हमारा बॉर्डर क्रॉस किया और आनन फानन हमने उसको गिरा दिया और गिराकर बालू से पकड़ते हुए, घसीटते हुए हमारे लोग जो हैं उसको आकर उन्हें हवाले कर दिया कि ये लीजिए, इसको संभालिए। ये तो हुआ है। मैं कहता हूं कि नॉन कन्वेंशनल तरीके से अगर वो अपने प्रॉक्सीज भेजता है, अगर वो अपने लोग भेजता है, हमने क्या किया है बतौर रियासत, यहां बैठकर हमारे लोगों ने बैठकर कहा कि फुला 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 रा का एजेंट है और रा से पैसे लेता है। मैं गवाह हूं, ये भी कहता रहा है कि हम लोगों ने देखा है किस तरह से लोग जो हैं उनको नाम लेकर बताया गया कि किस तरह से वो रा के लिए काम करते रहे। तो हमने उनके साथ कौन सा ट्रायल किया? हमारे पास ये जो हाई ट्रीजन की दफात हैं वो किस लिए होती हैं? हमारे पास रियासत से बगावत की दफात किस लिए होती हैं? अगर कोई शख्स पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई में मुलविस है तो हमने उस पर कहाँ ट्रायल किया है? कहाँ पर किसी कोर्ट में जाकर हमने उसको फिट किया है कि जनाब अगर तुम पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया के साथ मिलकर, रा के साथ मिलकर ये कार्रवाई कर रहे हो तो लीजिए, हमारे पास भी एक तरीकाकार है, हम अपने लीगल प्रोसीजर के साथ तुम्हें मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं, तुम जाओ। अगर हम भी ऐसा करते, कितने लोग थे, नाम लिए जाते रहे, अलग ऐलान होता रहा, लोगों का बताया जाता रहा है कि फुला फुला रा से फंडिंग लेता है, तो फिर हमने उनके साथ कौन सी कार्रवाई की है? ये सही कह रहे थे जनरल साहब कि हम उसको रिटेलिएट नहीं करते हैं ना, चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। पता नहीं हमारी को मसलतें होती हैं कि हम कहते हैं यार सियासी मसलियत आ गई है, फलां चीज़ आ गई है, हम जो इसके साथ चुप कर दें और बात ही छोड़ दें, इसको बात ही नहीं करते और कोई बात करते हैं, तो ये नहीं चलेगा। पाकिस्तान का सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और जो हमारे वफाक ये तो बहुत बड़ा एक मामला है कि रॉ से फंडिंग लेने या रॉ से ट्रेनिंग लेने के बाद ये चीजें हैं। ये पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं पाकिस्तान को अंदर से और पाकिस्तान के एजेंट के लिए पाकिस्तान में इंतशार और खलफशार पहुंचाना चाहते हैं। हमारी अजीम फौज है और सारी कौम इस अजीम फौज के साथ खड़ी है और ये जो 10-7 जाने हमारी शहादत नोश की है वो हमारी एक तारीख है। और जिस तरह हिंदुस्तान और दूसरे मुल्क और दूसरी ताकतें पाकिस्तान में बेयकीनी की फजा देखना चाहती हैं, वो इंशाल्लाह मुंह दिखाएंगी और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान का CPEC आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान इन तमाम मसाइल से और इन तमाम साजिशों से जबरदस्त तरीके से इंशाअल्लाह ताला सुरखरू होकर निकले। शेख साहब, पाकिस्तान का इन तमाम तर मामलात में रिटेलिएट करना बड़ा जरूरी है, तो इस बारे में रियासत क्या सोचती है सर? देखिए, रियासत अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है और बलूचिस्तान की जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है, वहाँ ग्वादर आ रहा है, वहाँ तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं, वहाँ हमारा तरक्की का मुस्तकबिल है, उसको ये सबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की अफवाज और फॉरेन ऑफिस जो है बड़ी जिम्मेदारी से अपने काम को निभा रहा है और इंशाअल्लाह ताला हम जीतेंगे, हमें कामयाबी होगी और ये शिकस्त खाएंगे और उनको शिकस्त फाश होगी।
शेख साहब, ये सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त चाहे पाकिस्तान के दूसरे छोटे बड़े शहर हों उनमें भी बहुत बेहतर तौर पर काम किया। ज़रब से शुरू होने वाला रद्दुल फसाद और आज बड़ी कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत बेहतरी है। लेकिन सर इसके साथ ये जो अब इस किस्म की कार्रवाइयाँ हैं, जैसे CPAC आप खुद बता रहे हैं, उसको निशाना बनाने की कोशिश होती है। बलूचिस्तान में आए दिन इस किस्म के वाक़यात हैं, तो इस पर सर अब पूरी दुनिया में डिसइंफोलैब के जरिए भी भारत की चीज़ें सामने आ गई हैं। जिस तरह से अफगानिस्तान के जरिए वो पाकिस्तान पर हमलावर होने की कोशिश किसी न किसी सूरत में इंडिया कर रहा होता है, तो इस पर अगले आने वाले दिनों में सफारती सतह पर क्या सोचा जा रहा है हुकूमत में? देखिए, डोजियर ने भी काफी काम किया सफारती सतह पे। फॉरेन ऑफिस में डोजियर सारी दुनिया ने आंखें खोल दी दुनिया की, और फॉरेन ऑफिस और पाकिस्तान की अफवाज और अदारे वो सारे हमतन मसरूफ हैं, और इंशाअल्लाह ताला मुस्तक़बिल करीब में ये लोग और इनको जकड़ा जाएगा और पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ेगा और ये ज़लील होंगे। सही। अब वज़ीर दाखिला के तौर पर शेख रशीद साहब, हमने पिछले दिनों में देखा लाहौर में गिरोह पकड़ा गया जिसने पिंडी में दहशतगर्दी का एक वाक़या करना था, वो वक्त से पहले उन तमाम तर चीज़ों को बेहतर कर लिया गया। अब बहसीत वज़ारत दाखिला में आप जब आए हैं, बहसीत वज़ीर दाखिला, इन तमाम तर सिक्योरिटी मामलात को शहरी सतह पर वो किस तरह से अब तरतीब दे रहे हैं? सर आप हम देख रहे हैं जी, अदारों से हम इंशाअल्लाह ताला, अभी मुझे थोड़े से दिन हुए हैं, इंशाअल्लाह रेंजर्स, FC अदारे, हमारे सिक्योरिटी अदारे, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं, सब अपने काम पे हैं, हमतन मसरूफ हैं, दिन रात मसरूफ हैं, और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह उन्होंने इतने सालों से इनको शिकस्त दी है, अभी आखिरी जो है शिकस्त वाशिद को देंगे और इंशाअल्लाह वो कामयाब है। सर शेख साहब, आखिर में एक सवाल है कि नेक्टा का एक इदारा पहले बना ज़रब ऑपरेशन के बाद, उसके फ़ालियत पर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जाते रहे कि उसको फ़ाल होना चाहिए। अब आप बहसीत वज़ारत दाखिला नेक्टा को किस तरह से अब देख रहे हैं अगले आने वाले दिनों में इस तमाम तर मामले में वो फ़ाल हो? नेक्टा को फ़ाल करने की ज़रूरत है। अभी तक मेरा ख्याल है वो, मैंने उनकी ब्रीफिंग दी है, लेकिन उनका बजट भी थोड़ा है और उसको फाल करेंगे इंशाअल्लाह। आज से हम 2012-11 उससे पहले जब हम ये देख रहे थे सूरत हाल, तो फिर ज़रब का मामला आया, ज़रब ऑपरेशन हुआ, आहिस्ता आहिस्ता वो इलाके जहाँ पर शायद किसी का दाखिल होना ही मुमकिन नहीं होता, वहाँ पर भी इस वक्त जो है वो रियासत की अमलदारी हुई, लोगों का आना जाना हुआ, सूरत हाल बेहतर हुई। यही कराची जहाँ आप मैं बैठे हुए हैं, यहाँ पर घूमना फिरना मुश्किल था, यहाँ हालात बहुत बेहतर हुए और इस वक्त कराची जो है दोबारा से रिवाइव करता हुआ वो नज़र आ रहा है। ये बड़ी कामयाबियाँ हैं जो पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान के रेंजर्स ने, पुलिस ने और सबसे बढ़ के पाकिस्तान के शहरियों ने हासिल की हैं मुख्तलिफ हुकूमतों के अदवार में। इसको नहीं किसी सूरत भी वो वापस जाने की इजाज़त हो सकती है। लोग अपने बहुत जाने दी हैं पाकिस्तानियों ने, 1 लाख जाने और लाशें उठाना बहुत बड़ा मामला है। अब इस सारे अमल में कौम का दोबारा से इस ऐसी सूरत हाल पे इकट्ठा होना, यकजहती का अमर होना और वैसा ही जज्बा जैसे हम 2014 में ज़रब ऑपरेशन के एक ऐलान से हुआ, वो बड़ा ज़रूरी है। सर बिल्कुल ऐसा है कि आपको मुल्क में अमन चाहिए है, लेकिन जहाँ जहाँ लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो, जहाँ जहाँ पर उनके हुकूक कसब हों, जहाँ जहाँ पर उन्हें आइसोलेट कर दिया जाए, जहाँ पर उनकी तरक्की के रास्ते मसदूद कर दिए जाएँ, जहाँ पर उनको अक़लियत में तब्दील किया जाए, तो फिर आपको इस बात को भी ज़रूर सोचना चाहिए कि लोगों के जो है ख़दशात क्या हैं, लोग नाराज़ किस वजह से हैं, लोगों के अंदर कोई नाराज़गी। मैं नहीं कहता हूँ कि आप इजाज़त दें कि जनाब वो मुल्क के ख़िलाफ़ बातें करते फिरें, लेकिन लोगों को आप इस तरह कॉर्नर भी नहीं कर सकते हैं कि तुम अपना रोटी का हक़ क्यों मांग रहे हो, तुम अपना ज़मीन का हक़ क्यों मांग रहे हो, तुम अपने प्रिविलेजेस क्यों मांग रहे हो, तुम अपना ये क्यों कह रहे हो कि ये ज़मीन, ये सरज़मीन, ये ख़ित्ता ये हमारा है और हमें यहाँ के वसाइल पर इस्तिफ़ादे का पूरा हक़ है, तो तुम ये बात क्यों कर रहे हो। तो हमें लोगों को इस तरह नहीं कह सकते हैं। पंजाब अगर गंदम उगाता है तो गंदम पर उसका हक़ है, ये नहीं कह सकते कि पंजाब गंदम के लिए जो है वो अपने हक़ के तौर पर क्यों इस्तेमाल करता है, वो जो है उसको दूसरों का नहीं। मैं ये कहता हूँ कि तमाम लोगों के लिए भरपूर आवाज़ उठानी है। मैं ये कहता हूँ हुकूमत को चलाने का या रियासत के चलाने का तरीक़ाकार बड़ा वाज़ेह है और पार्टी उसी चीज़ को फॉलो कर रहा है। अगर हम कहते हैं कि जी हम पार्लियामानी डेमोक्रेसी पे हैं, तो पार्लियामानी डेमोक्रेसी कोई हमारे यहाँ इस्लाम का सिस्टम तो नहीं है ना। पार्लियामानी डेमोक्रेसी तो मॉडर्न जो नेशन उसका तफरूरत का सिस्टम है, तो वहाँ उन्होंने डिफाइन कर दिया। इसको आप डिबेट कर ही नहीं सकते, इसके ऊपर आप मुख्तलिफ तरीक़ाकार से, लेकिन बुनियादी असूल तो डिफाइन हो गए।
एक हुकूमत होगी, एक अपोजिशन होगी। हुकूमत जो काम गलत करेगी अपोजिशन उसको तनकीद करेगी। अपोजिशन विल बी गवर्नमेंट इन वेटिंग और हुकूमत जो होगी वो रियासत का निज़ाम चलाएगी, हुकूमत का निज़ाम चलाएगी। अब इसके अंदर जिन लोगों के ग्रीवेंसेज हैं जो लेवल पे जो होते हैं वो पार्टियां रिप्रेजेंट करती हैं, पार्टी लेवल पे जो होते हैं वो बाज़ दफ़ा अलायंसेज रिप्रेजेंट करते हैं और हुकूमत का ये फर्ज होता है कि उनको सुने। तो अगर किसी की डेप्रिवेशन है, कहीं कोई ज्यादती हो रही है, कोई गलत काम हो रहा है, तो उसको जरूर सामने लाना चाहिए एक पीसफुल तरीके से। अब बरतानिया कितनी सबसे बड़ी दुनिया में सबसे बड़ी पुरानी जो सिस्टम है बरतानिया में ही है ना। अगर बरतानिया में सिस्टम है बावजूद इसके कि वहाँ पे एक क्वीन बैठी हुई है, तो वो लोगों को वहाँ जब एहतजाज करना होता है तो क्या करते हैं, जाके वो हाइट पार्क में जमा हो जाते हैं, जलसा करते हैं, टोनी पे तनकीद करते हैं, बाकियों को भी तनकीद करते हैं। वहाँ पे आपको पता है कि जब मिस मार्गरेट थैचर जो है वो प्राइम मिनिस्टर थी तो उनके बड़े सख्त इख्तिलाफात थे क्वीन से, बहुत सख्त इख्तिलाफात थे उनके क्वीन से, लेकिन सिस्टम चल रहा था। वो बाद दफा क्वीन की बात भी नहीं मानती थी, उनकी बड़ी बड़ी हेयरिंग हुई लेकिन उन्होंने उसकी बात चीज़ों को तस्लीम नहीं किया। तो ये चीज़ें चलती, लेकिन इसके अंदर कहीं भी ना तशद्दुद का कॉन्सेप्ट हुकूमत की तरफ से, ना तशद्दुद का कॉन्सेप्ट अपोजिशन की तरफ से। सही। और इस पूरे सिस्टम के अंदर कोई शख्स अगर हथियार उठा के बात करे, कोई आपके कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक पैरामीटर्स हैं, कोई नेशनहुड के जो बेसिक स्टेट का जो असूल है, उसके खिलाफ कोई बात करे और रियासत को तोड़ने की कहे कि जी मैं हथियार उठाऊंगा और चल पड़ूंगा और तो फिर तो ठीक है। अगर ये बात है तो फिर तो जो दहशतगर्दी के खिलाफ आपने जो जंग लड़ी, जो दहशतगर्द ग्रुप जो है वो आपके फाटा में वो इन एजेंसीज में जो रह रहे थे, इजिप्शियन जो थे, IMU जो था और मुख्तलिफ, वो क्या कहते थे, वो कहते थे उन्होंने हथियार उठाए थे, वो कहते थे हमारे डिजाइन का जो मजहब है, हमारी सोच के मजहब को पाकिस्तान में नाफिज करो, नहीं तो हम आपके खिलाफ लड़ेंगे। इसका मतलब है अगर हथियार उठाए तो वो ठीक थे, वो उनको आप ठीक तो नहीं, तो वो आप लोगों के खिलाफ एक जंग लड़ी। तो जो शख्स भी नेशन के खिलाफ बात करे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बात करे, जो पाकिस्तान की सॉलिड, वो गद्दार है, वो कहीं भी जहां भी रह रहा है। और वो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया, मैंने नहीं डिफाइन किया। वो शख्स जो है वो किसी रहमदिली का मुस्तहिक नहीं है। अरे अटक गई खड़े होके पाकिस्तान के लोगों के हकूक की बात करे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर वो अफगानिस्तान के हकूक की बात करे और आके पंजाबियों को गालियां दे यहाँ पे, तो फिर उसको बताना पड़ेगा कि जो अपना अंग्रेज को लाने के लिए जो बलोच सरदार थे जिन्होंने खोतों को काम किया था और आगे बगी के लग गए थे, वो कौन थे? वो अंग्रेज के गुलाम थे। वो लोग जो अंग्रेज के लिए लड़े थे वहां पे, वो कौन थे? इस किस्म की चीजें जनरेट करते हैं इस किस्म के डिस्प्यूटेड लोग खुद, जिनके जहन कंफ्यूज होते हैं, जिनके जहन के अंदर किसी का पैसा बचा हुआ होता है ना, वो होते हैं असल में जो तमाम सिस्टम को खराब करता होता है। वो हमेशा वो बात करता है जो किसी नेशन है, और ये अमीर जाफर के जमाने से होता है। क्या हुआ, आप सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूब की तारीख उठा के देखें, उसकी तारीख में जितने अपना उनकी रूल के दौरान जितने वहाँ पे जासूस थे, जितने वहाँ क्रूसेड के जितने लोग आए थे, जितना उन्होंने सुल्तान को नुकसान पहुंचाया, वो आप वहाँ से उठा के पढ़ ले, इसलिए कि वो पेड आउट लोग थे, वो वहाँ से पैसे लेते थे, वो या किसी आइडियोलॉजी पे काम करते थे। तो ये चीजें डिफाइंड हैं, बड़ी अच्छी तरह से डिफाइंड है, किताबों में भी डिफाइंड है और मुख्तलिफ तारीखी अदवार में भी डिफाइंड है। और वो चीज़ हम तो मुसलमान हैं, हम तो लीड लेते हैं उस चीज़ से जो हमें हमारे रसूल करीम पीस बी अपॉन हिम ने समझाई, जो बताई, जो खुलवाए राशिदीन ने जिस तरह सिस्टम चलाया, हजरत उमर ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, हजरत उस्मान गनी ने, हजरत अली करमुल्लाह वजह ने जिस तरह चीज़ें चलाई, तो उन्होंने बता दिया। क्या उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट? देखिए मैं यहाँ पे ज़रूर देना चाहूँगा कि एक शख्स था, वो हजरत रसूल करीम के पास एक मुकदमा लेके आया। हजरत रसूल करीम ने जो यहूदी था उसके फेवर में फैसला दे दिया। वो उमर के पास, हजरत उमर के पास चले गए, तो हजरत उमर ने क्या किया कि उन्होंने कहा जी आप रसूल करीम बिस्मिल्लाह के पास गए थे, उन्होंने गए थे, तो आपने उनको उसको आपने जो है उसको खत्म कर दिया आपने। क्यों? इसलिए कि ये चीजें डिफाइंड है कि आपने किस तरह चीजों को लेके चलना है, किस तरह सिस्टम को लेके चलना है। अब उस सिस्टम के अंदर आप अपने ग्रीवेंसेस को जरूर रेज करें, अपनी वॉइस को। अगर आपको अपना तनख्वाह ठीक नहीं मिल रही, आपको शेयर नहीं मिल रहा, एजुकेशन में नहीं मिल रहा, ज़राअत में नहीं मिल रहा, आपको अपने इन्फ्लेशन जैसे आजकल है, इन्फ्लेशन के खिलाफ लोग बोल रहे हैं, गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर रही है, लेकिन इन तमाम चीज़ों में कोई भी शख्स अगर स्टेटहुड के खिलाफ बात करता है तो इसका मतलब एजेंट ऑफ समबडी। और पाकिस्तान में, हाँ हमारे यहाँ तो बहुत सारे पेड एजेंट हैं, मैं अब किस किस का नाम लूँ,
जो पाकिस्तान की वहदत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो शख्स बाहर रह के अंदर रह के पाकिस्तान की वहदनियत के खिलाफ बोलेगा, मुझे तो उसमें कोई शक नहीं कि वो पाकिस्तान के लोगों से सिंसियर नहीं है। वो पाकिस्तान के लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता है, पाकिस्तान के अवाम को नुकसान पहुंचाना चाहता है। और किसी भी जमहूरियत में बुनियादी तौर पे जो इंटरेस्ट काउंट किया जाता है वो इलीट्स का नहीं काउंट किया जाता, वो अवाम का इंटरेस्ट काउंट किया जाता है। अच्छा जनरल साहब, बिल्कुल ये अहम बात आपने की है। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, अभी जनरल एजाज अवान साहब से बात हो रही थी, उनका ये मौक़िफ़ था, मैं आपका भी मौक़िफ़ इस पर जानना चाहूँगा। रिटेलिएट करने के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कोई अगर जहाँ से हो रही है अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान को रिटेलिएट करना चाहिए उन अड्डों पर, उन लोगों पर जो अफ़गानिस्तान में बैठ कर ये कर रहे हैं। ये बड़ा ज़रूरी है। जब तक हम सिर्फ डोजियर की हद तक और सिर्फ एहतजाज की हद तक बात करेंगे उस तक नहीं होगा, हमें फौरी तौर पर इसका जवाब देना होगा ताकि इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो ना हो। तो आपका क्या असर मौक़िफ़ है इस मामले? मैं तो बड़े अरसे से ये चीज़ कहता रहा हूँ और आपको एक मिसाल प्रैक्टिकली ये देना चाहूँगा जी कि जो पाकिस्तान में जब जिस वक्त कश्मीर की राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की तहरीक शुरू हुई, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान से गए हुए थे, जो प्राइवेट पार्टीज के लोग थे और पार्टिसिपेट करते थे। अब वो यूएनओ की जो रेजोल्यूशन है वो क्या कहती है? वो कह दिया राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए किसी हुकूमत के खिलाफ लड़ रहा है तो वो जायज अपना स्ट्रगल जो है तस्वुर की जाएगी। हमने उसके ऊपर बिल्कुल बैन लगा दिया, बॉर्डर्स को सील कर दिया। तो इंडिया में क्या हुआ? इंडिया एक हम डर गए दुनिया से कि ये दुनिया में क्या है, हम दुनिया से डरते बहुत है। हमारी सारी हुकूमतें जो है, मैं ये आपको ओपनली कह रहा हूँ कि हम डरते बहुत हैं। इवन अपना ये तमाम काम जो खत्म किया था ये परवेज मुशर्रफ साहब ने किया था। हम बहुत बड़े, एक तो जमहूरी बहुत बड़े बनते हैं, हम सबसे जमहूरियत संभाल, हम बहुत बड़े जमहूरी आप देखेंगे, यानी बहुत बड़े जमहूरी बनते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब अमेरिका गए, फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने वहां जाके कह दिया कि पाकिस्तान को अपना घर ठीक करना पड़ेगा। हमारे हर शख्स ये कहता है कि पाकिस्तान को अपना घर, शर्म नहीं आती इनको। अमेरिका जो कुछ कर रहा है, अमेरिका ने जो कुछ किया है इराक में, और जो अमेरिका ने जो कुछ किया है लिबिया, अमेरिका का गर्दन पकड़ा के तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्यों कर रहे हो? ये उनका घर गंदा नहीं है। इंडिया जो कुछ कर रहा है हमारे यहाँ, उनका घर गंदा नहीं है। हमारे यहाँ लीडर है सूटों में लेंगे, हमें अपना घर दुनिया में वो कभी नहीं होती। कश्मीर को हमारी जरूरत है, अगर हम करेंगे तो हमारी जरूरत है। आपने अफगानिस्तान में अफगानियों को आपकी जरूरत है, आपने उनकी जंग लड़ी, ठीक है लड़ी, परवेज अपना ज़ियाउल ने लड़ी, ठीक है लड़ी। लेकिन बात यह है कि जब आपने हाथ निकालेंगे तो फिर दुनिया जूते मारेगी ना। तो अब अफगानिस्तान के अंदर से कुछ चीजें हो रही है आ रही है, तो हमें भी शुड कम से कम अफगानिस्तान एक चीज तो हमने की कि हमने बॉर्डर पे बाढ़ लगानी शुरू की है। अब हमें चाहिए ये कि अगर अफगानिस्तान के अंदर से कोई दहशतगर्दी होती है तो हम अपनी गने फॉरवर्ड डिस्प्लेस करें और लगा दें बॉर्डर के साथ। यहाँ पे कुछ हुआ और हमें कुछ शकूक नजर आए तो हम उस एरिया को हम भी टारगेट करेंगे। यानी पाकिस्तान के अंदर तो ये हुआ, दुख की बात है यार, अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की फौजी चेक पोस्ट पे हमला किया गया। अगर आपको याद हो, परवेज कैनी वाज दी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जरदारी वाज, क्या हुआ वहाँ पे? सारे तबक के बैठ गए। अगर जब एक हेलीकॉप्टर हमला कर रहा है आपके ऊपर तो वाई कांट यू रिटेलिएट? आप भी कह रहे हैं कि हमें क्या पता था कि अमेरिकन से हम समझे अफगानिया। बहुत सारी तौजीहात बनाई जाती हैं, स्टेट क्राफ्ट में बनाई जा सकती है, लेकिन हम खामोश होकर बैठ गए। हमने उन बेचारों को शहीद करवा दिया, बाद में हम तराने चलाते रहे, लाख तराने हम यही करते हैं ना कि शहादत के बाद हमारे यहाँ गवर्नमेंट के बयान आ जाते हैं कि जी बड़ा अफसोस है जी। और लेकिन जहाँ पे फिजिकल एक्शन हमें करना है वो फिजिकल एक्शन करना तो बहुत जरूरी है। आपने देखिए बहुत बड़ी बात अगर आप सोचे तो आर्मी पब्लिक स्कूल पे अटैक हुआ, उसमें इंडिया इन्वॉल्व था। किसको नहीं पता था पाकिस्तान में इंडिया इन्वॉल्व? पाकिस्तान के तमाम अदारों को, नवाज शरीफ को पता था कि इंडिया इन्वॉल्व है, नवाज शरीफ की पूरी हुकूमत को पता था। एयरबेस पे हमला हुआ, आपका हुआ, आपका एयरपोर्ट पे हमला हुआ, एयरपोर्ट पे तो हमला हुआ ही। आप देख रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी आए दिन वो सीज फायर की वायलेशन करते हैं और बलूचिस्तान को खास तौर पर निशाना बनाते हैं, जानते हुए कि सीपैक के बहुत से मंसूबे जो हैं वहाँ जो उन पर काम हो रहा है। गवादर पोर्ट जो है वो भी उनको चुभता है
और सीपैक के मंसूबे इनको चुकते हैं, प्रोपेगेंडा भी करती है, उनके खिलाफ एक लोगों के अंदर वहम गुमान, गलत फहमियाँ भी पैदा करने की कोशिश करते हैं और इस किस्म की हरकतें भी करते हैं। और पाकिस्तान उसके लिए तैयार है। पाकिस्तान के अफवाज उसके लिए तैयार है। हमने इनका मुकाबला किया है, शिकस्त दिया, इंशाल्लाह आइंदा भी देंगे। पूरी पाकिस्तानी फौज के साथ, पाकिस्तानी अफवाज के साथ, अपने जवानों के साथ जिन्होंने शहादती दी है आपकी और मेरी के लिए, हमारे दिफा के लिए, हम साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह इनको शिकस्त देंगे। अच्छा शाह साहब, एक यहाँ पर बड़ा अहम मामला है कि अफगानिस्तान की सरजमीन भारतीय अज़ाइम के लिए मुसलसल इस्तेमाल होती आ रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर अमन के लिए बेबहा कोशिशें कर रहा है। इस वक्त तालिबान अमरीका के मुज़ाकरात में पाकिस्तान सबसे आगे है। अफगानिस्तान के अंदर डायलॉग के हवाले से पाकिस्तान अपनी भरपूर कोशिशें कर रहा है। तो आप बैसियत वज़ीर ख़ारजा अफगानिस्तान के हवाले से बड़ा अहम मामला है कि उनकी जिम्मेदारी कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, क्या किया जाए सर? देखिए, अभी जब वज़ीर आज़म काबुल तशरीफ ले गए थे, मैं उनके हमरा था, तो हमने पूरी सूरत हाल का जायजा किया और तय किया अपने शेयर्ड विजन को सामने रखते हुए, शेयर्ड ऑब्जेक्टिव को सामने रखते हुए कि हमने किस तरह दहशतगर्दी का मुकाबला करना है, किस तरह हमने वायलेंस को रद्द करना है और एपेक का जो हमारा मैकेनिज्म है उसको बरूकार लाते हुए हमने किस तरह आगे बढ़ना है। उनके इल्म में है और हम भी जानते हैं कि स्पॉयलर्स जो हैं वो वहाँ के अमन को उनको हरगिज़ नहीं पाता। वो चाहते हैं कि वहाँ अमन बिगड़ा रहे, वो चाहते हैं कि अपना अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज रहे, वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी वाक़यात को रूनुमा करके सीपैक के मंसूबों की तकमील में वो रुकावट बने। वो चाहते हैं कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल सीज फायर वायलेशंस करके वहाँ के लोगों को नफ्सियाती तौर पर दबाव के नीचे लेकर आएं। लेकिन इंशाल्लाह हम इनके लिए इनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, हम उनके खाइफ नहीं है। पाकिस्तान की अफवाज ने इनका मुकाबला किया है। हमने अपने बॉर्डर्स को रेगुलेट करने के लिए फेंसिंग की है। अपना तोरखम की तरफ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का जो बॉर्डर है वो खासी हद तक फेंस हो चुका है। बलूचिस्तान में भी हमारे काम का आगाज हो चुका है। ये जो लोग हैं इंशाल्लाह हम जो सो कॉल्ड सब नेशनलिज्म को हवा देना चाहते हैं और सबवर्सिव एक्टिविटीज करना चाहते हैं, हम इनसे पूरी तरह वाकिफ हैं। हम इनके मंसूबों से वाकिफ हैं और इंशाल्लाह इसका मुकाबला करेंगे और ये कामयाब नहीं हो पाएंगे इंशाल्लाह। सफारती सतह पर तो सर आप इस चीज़ का मुकाबला कर रहे हैं शाह साहब, दूसरे तौर पर ये इस किस्म के वाक़यात का रद्द अमल जो है वो बड़ा ज़रूरी है कि जिस किस्म के ठिकानों से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई हैं उन ठिकानों को तबाह करना बड़ा ज़रूरी है, वो चाहे वो अमरीका के ज़रिए किया जाए या खुद पाकिस्तान। क्या ऐसा मुमकिनात में है? देखिए, हम हर पहलू को सामने रखेंगे। अपने मुल्क को, अपने शहरियों को महफूज रखना हमारी जिम्मेदारियों में शामिल होता है। हम अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं है और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी कौम मिलकर इनका मुकाबला करेगी और कोई ऐसी उनको मौका नहीं देगी जिसके जरिए वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में या पाकिस्तान के अंदर दाखिली इंतशार के तासुर को उभारने में कामयाब हो। सही, बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब, वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के, वो हमारे साथ मौजूद थे। और पाकिस्तान किसी भी सूरत में पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने देगी। हरनाई में आज ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, 7 जवानों की शहादत हुई है और इस FC की चेक पोस्ट पर हमले के नतीजे में फिर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पर, बलूचिस्तान पर जिस किस्म के हमले माजी में भारत अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए कर रहा है उसी का यह तसलसल भी नज़र आ रहा है। मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।